अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं ज़ली हुई। नाजरीन, आज भी हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है जो वो है सदारती ऑर्डिनेंस जो अब इनकम टैक्स घोषणा के दौरान आए हैं। पहले भी इस पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं और आज भी हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। आज इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं मसूद शाहिद साहब, आप FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं फैसल याकूब साहब, आप AC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। नाजरीन, आज हाफ प्रोग्राम हमारा इस्लामाबाद से होगा और हाफ लाहौर से। शुरू करते हैं मसूद शाह साहब से। ये ऑर्डिनेंस आया, सदारती ऑर्डिनेंस जिसको हम कह रहे हैं, जब BTB का इदारा एक बनाया था FBR ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए, तो ये सदारती ऑर्डिनेंस टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए लाया गया है। आप क्या समझते हैं, ये आना चाहिए था? आप ये देखें कि जो टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, ये फाइनेंस एक्ट 2021 के 3 माह के अंदर अंदर आया हुआ। ठीक है। इससे इस एक चीज़ में क्लैरिटी है कि FBR अपने इन्फोर्समेंट डिसीजंस में क्लियर नहीं है कि उसने कहाँ जाना है, कैसे करना है। एक दिन वो आते हैं तो अगले दिन को याद आता है कि ये चीज़ भी कर ली जाए, ये चीज़ भी कर ली जाए, ये चीज़ भी कर ली जाए। अगर ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए थी तो उनको फाइनेंस एक्ट जो 2021 आया था उसका पार्ट बनाना चाहिए था, ना कि जो है दोबारा एक ऑर्डिनेंस, एक जल्दबाजी के अंदर एक नया ऑर्डिनेंस ला के उसके अंदर जो है इन्फोर्समेंट डिसीजंस या टैक्स ब्रॉडनिंग के डिसीजंस जो है वो करने चाहिए थे। आपकी बात ठीक है, जब आपने एक टैक्स ब्रॉडनिंग का इदारा बनाया हुआ है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, टास्क फोर्स दें और वहाँ से बेसिकली ब्रॉडनिंग वैसे करें। मसूद साहब, जब बजट आता है, वो पूरी टीम FBR की बैठती है जी बजट बनाने के लिए। कहते तो हैं वो पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी है वो भी बनाती है, लेकिन चलो ये तो मानते हैं FBR बनाता है, लेकिन वो पूरा 6 माह लगाते हैं इस पे बजट बनाने पे। जी जब ये चीज़ें नज़र नहीं आती, हमने टैक्स बेस को किस तरह बढ़ाना है, टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाना है, बार बार ये तीसरा सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है। तो इनकी ज़रूरत जब महसूस हुई कि मुल्क में एमरजेंसी आ जाए या हुकूमती अखराजात बढ़ गए हैं, उनको पूरा करना है, फिर बाद नज़र में ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। आप समझते हैं वैसे वाकई ऐसी बाद जी, नज़र में? कुछ इसमें पॉलिटिकल गिमिक्स भी होते हैं कि जब बजट आता होता है तो उन्हें थोड़ी बैलेंस उसमें चीज़ें रखनी होती हैं, तो जो स्ट्रिक्ट बाज़-औक़ात इन्फोर्समेंट डिसीजंस जो होते हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं किए जाते। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आई हैं कि उस टाइम इन्होंने कुछ बहुत सारी जो अभी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट डिसीजंस किए हैं वो पहले शामिल नहीं थे। अब उनको आया है कि बेसिकली अब 3 अच्छा, माह। इसमें इनकम टैक्स जो आया है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी जो अब आई हैं? इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। एक तो जो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर शुरू से एक जो है वो काफ़ी लिटिगेशन चलती थी। क्लैरिफिकेशन आ गई है उस जी, पर? उस पे क्लैरिफिकेशन लॉ के अंदर ठीक पहले है। तो बड़ी क्लियर क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि FBR ने पहले स्टेट बैंक को लिखा, स्टेट बैंक ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी, फिर FBR ने फील्ड फॉर्मेशन को क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि इन डिसीजंस पे लीनियंट रहें कि अगर आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, रिया या बाकी जो है एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू अगर फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो उसको भी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1114 जो है उसको जो है फॉरेन रिमिटेंस ही तस्वुर किया जाए, थ्रू बैंकिंग चैनल ही तस्वुर किया जाए। अब इसके ऊपर उन्होंने अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू उसमें डाल दिया हुआ है, लॉ के अंदर क्लैरिटी के साथ डाल दिया कि अगर वहाँ से भी पैसे आते हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 1114 इसको फॉरेन रिमिटेंस ही तस्वुर किया जाएगा और इसके ऊपर किसी किस्म की अब कोई लिटिगेशन नहीं वैसे होगी। ये क्लैरिफिकेशन जो ये FBR की हार नहीं है। एक फॉरेस्ट कंपनी के जरिए जो पैसा आता है वो ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए यहाँ से भेजते हैं कुंडी के जरिए, जैसे पैसा भेजते हैं वापस फिर मंगवा लेते हैं। देखिए 2 चीज़ें ये इसके FBR की अंदर, हार नहीं है? देखिए 2 चीज़ें जो इसके अंदर। जो एक, फैसला अभी हाल ही में आया है वो FBR की हार है, हुकूमत की हार है। देखिए इसके अंदर जो डिसीजंस जो थे ना, कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस तो बार बार आ रहे थे। जी जी। अगर आप इसमें लिटिगेशन जो चल रही थी ट्रिब्यूनल स्टेज पे, अपील स्टेज के ऊपर, वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ रहे थे इसके ठीक ऊपर। है। तो वो बेसिकली वंस फॉर ऑल जो है बेसिकली क्लियर हो गए। हुंडी जो है बेसिकली वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक्सचेंज कंपनियां जो इन्वॉल्व, वेस्टर्न यूनियन जो है इसमें वो स्टेट बैंक ने जिनको डॉक्यूमेंट्री। अथॉराइज किया हुआ है, जी इनके जी जरिए आ बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे वहाँ हैं जो बाहर से पैसा भेजते हैं, वो तनख्वाह भेजते हैं बिजनेस के जरिए, तो वो तो पहले भी भेज रहे थे ऑलरेडी। लेकिन जो यहाँ से पैसा जाता था वहाँ से वापस फिर बैंक के जरिए, थ्रू बैंकिंग चैनल के जरिए या फॉरेक्स कंपनी के जरिए आता था, वो तो पहले भी था। लेकिन देखिए अब जो एक ऑर्डर आया है वो उसमें तो वो खुली छूट मिल गई है। देखिए उसमें 2 चीज़ें ना, जो हुंडी जो है, लोग हुंडी के थ्रू क्यों भेजते हैं? तो लोग हुंडी के थ्रू इसलिए भेजते थे कि जो एक्सचेंज रेट है, एक तो बैंक चार्जेस और एक्सचेंज रेट बहुत पड़ता था उनको, 1-2 रुपए उसके ऊपर लग जाते थे, और प्लस जो है उसके वो आप। फैसल साहब से भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। फैसल साहब, इनकम टैक्स घोषणा की आखिरी तारीखें हैं, उनमें ये ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं वाकई एमरजेंसी ऑर्डिनेंस लाने से
टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस में ब्रॉडनिंग के हवाले से कुछ भी नहीं है, ब्रॉडनिंग के हवाले से कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिवाय जो एक सेक्शन नादरा के हवाले से ऐड किया गया है जिसमें इंडिकेटिव इनकम है जो फिर एफबीआर के पास आएगी, एफबीआर टैक्स पेयर को नोटिफाई करेगा। उसके अलावा इट्स ऑल अबाउट फेलियर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एफबीआर। जब जी आप नादरा की जब कह रहे हैं उनसे हम मदद लेंगे, नैब से मदद लेंगे, इसका मतलब एफबीआर नाकाम हो चुका है। नाकाम हो चुका है, और वो सिर्फ नादरा वाला सेक्शन ही एक ब्रॉडनिंग से रिलेट करता है, बाकी तो पूरा ऑर्डिनेंस है ही एफबीआर की एनफोर्समेंट की फेलियर के हवाले से। पहले भी आप लायबल टू फाइल जो थे, टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल नहीं करते थे, आपके पास पेनल्टीज की ऑप्शन मौजूद थी, आप पेनल्टीज इंपोज नहीं कर पाए। अब आप आ गए कि हम सिम बंद कर देंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर देंगे, आप गैस डिस्कनेक्ट कर देंगे। व्हाट्स दिस? नहीं, आप समझते पॉइंट ऑफ सेल पे जो ये सिस्टम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये भी एफबीआर का तजर्बा नाकाम नहीं होगा? जब उसके जरिए या तो मानना पड़ेगा जो वो दुकानदार या जो बिजनेसमैन जो अपने रिटर्न दे रहा है उसके जरिए, फिर उसको मना इनको कबूल करना पड़ेगा, फिर ऑडिट किस तरह करेंगे? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इकोनॉमी और बिजनेस को पकड़ के टैक्स की तरफ लाया जा रहा है, ना कि टैक्स को उसके साथ अलाइन किया जाए। फिर सो एंड सो आपने अभी एक इनको इंसेंटिव दे दिया कि हम आपका रेट सेल्स टैक्स का 16% कर देंगे, जबकि जो जीरो रेटेड सेक्टर था उनको आपने 10% दिया हुआ है। तो वाई नॉट इनको सिर्फ 1% का आप इंसेंटिव दे रहे हैं, और वो 1% का इंसेंटिव कहाँ पे जाएगा जब आपका रिड्यूस्ड रेट का एग्जाम के सेक्शन स्केड्यूल ही रहता है टैक्सेबिलिटी के। फिर आपकी कितनी सारी आइटम्स तो रिटेल प्राइस पे सेल होती हैं, तो फिर आप उस पे दूसरा मुझे बड़ी बात है, 16% जो देंगे। वो सिस्टम इंटीग्रेशन करवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वो जो हमारे पास कॉलें आती हैं या मेल आती हैं, लोग अभी तक जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं उनके वो अभी इंस्टॉल नहीं हो रहे। सर बहुत और जो इंस्टॉल कर रहे हैं कंपनियां, वो बाद में वो जाते हैं इंस्टॉल करके आते हैं, बाद में वो जो सा मर्जी सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर दें। मुल्क की टैक्स निज़ाम बेहतरी के बजाय हम दूर नहीं जा रहे हैं। सर बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सारी प्रोविजंस मौजूद थी, सारा कुछ मौजूद था, आपके ऑडिट ऑफिसर ऑडिट नहीं कर पा रहे, आपकी एनफोर्समेंट नहीं कर पा रही है, तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों का टैक्स पेयर्स का गला घोटना हमारे चाह रहे हैं। पाकिस्तान में माहौल है ऐसा जिसमें खौफ की फजा में टैक्स पेयर को टैक्स नहीं दिलाया जा सर सकता है। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो प्रैक्टिसेस लेके चल रहे हैं उससे तो आपका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये जब तक आप पूरी सप्लाई चेन को कैटर आप नहीं किस तरह देख रहे करेंगे। हैं सदारत ऑर्डिनेंस को? आप किस तरह देख रहे हैं? सर क्या ये होगा? क्या तजर्बा नाकाम होगा? सर ये कामयाब बिल्कुल होगा? नाकाम होगा, बिल्कुल नाकाम होगा। सो एंड सो आप जो डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, किसी को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। कंपनी में कोई एक वन मैन शो तो नहीं है कि उसने इंटरनेट बैंकिंग ले ली, वो सुबह शाम बैठा बस पेमेंट्स किए जाएगा, जो ट्रांजेक्शन आएंगे। नो, ऐसा तो नहीं होता। पूरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब कैसे इस चीज को रन आप करेंगे? समझते हैं 31 लाख जो इनकम टैक्स गोशवारा लोग जमा कर रहे हैं, कानून की नज़र में ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में जो गोशवारा जमा कर रहे हैं, बाकी लोग हैं कोई टैक्स नेट से बाहर, जो समझते हैं कि बिजनेसमैन ऐसे होंगे या कोई शराफी ऐसा होगा जो टैक्स नेट में नहीं है। समझते हैं? सर देखिए, सिर्फ ये तो वो लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एवरी अदर पर्सन इज अ टैक्स पेयर। ठीक है, लेकिन क्या वो लायबल है टैक्स नेट में आने के लिए कि नहीं, इसको एफबीआर आज तक एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाया है कि कितने लोग लायबल हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उनका सिर्फ जो फोकस क्या है कि क्राइटेरिया टैक्स कलेक्ट इसको करना। देखना चाहिए था एफबीआर को, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये तो नहीं है कि एफबीआर के जो स्टाफ है, अफसरान है, वो दफ्तरों तक महदूद है। सर देखिए, उनकी फ्रैंकली कहीं ना कहीं कैपेसिटी का बहुत ज्यादा इशू है, चाहे जिस तरह मैंने कहा ऑडिट के हवाले से टाइम का मैं फर्स्ट इनकम टैक्स गोशवार है, 31 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है। आप समझते हैं ये गोशवारे 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद जाके इनका नंबर आता है ऑडिट में, इनको बंद करने की डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत है या नहीं है? क्या होगा क्या इस वक्त? सर मैं नहीं समझता कि आपको इतना रिजिड होना चाहिए एक्सटेंशंस के हवाले से। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, आपको टैक्स पेयर को मार्जिन एक्सटेंशन का देना चाहिए। तो मसूद साहब, आप इसको सदारती ऑर्डिनेंस को किस तरह देख रहे हैं? नज़दीक आपको बेहतर क्या लग रहा है? उन्होंने बता दिया ये फ्लॉप होगा, तजर्बा फ्लॉप है और एफबीआर को फिर वापस बीटीबी पे आना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? मेरा भी यही ख्याल है कि यह तजर्बा जो है वो नाकाम होगा। आपने जो इन्फोर्समेंट, वही जो आपने अभी बात की कि दफ्तरों में जो है ये ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, तो ये अपने काम नहीं, अब एफपीआर इफ़ेक्टिवली नाकाम रहा है इन्फोर्समेंट्स करने में, तभी बेसिकली जो है आप दूसरी तरह इन्फोर्समेंट करने चाह रहे हैं। जैसे अभी लॉ के अंदर अब उन्होंने जो है सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर एक पार्ट बनाया है कि अगर जो बंदा लायबल टू टैक्स रिटर्न है जी और एटीएल के अंदर नहीं है, हम उसके बिजली के गैस के कनेक्शन बंद करवा देंगे, ठीक है, हम उसका सिम कार्ड ब्लॉक करवा देंगे।
अच्छा भाई, अगर वो लाइबल वाकई नहीं था, आपने फिर करवा दिया, फिर क्या होगा? अच्छा, फिर वो हमें एप्लीकेशन दे। फैसल साहब, जब वो आप कहते हैं सीएनएसए को बंद कर देंगे या मोबाइल को सिम को बंद कर देंगे, 2013 में, मैं छोटा सा एक मिसाल देना चाहता हूँ, 2013 में 120 गाड़ियाँ डाइवो की, जो 1 करोड़ से ज़ायद की एक गाड़ी की मालियत है, वो जब पकड़ी गई थी, जब वो पता चला था ये बंदे जिनके नाम है, वो कोई चाय बेचता है, कोई सब्जी सब्जी बेचता है, तो फिर कहाँ परफॉर्मेंस कहाँ गई? तो किस तरह किसी को बंद कर दे, किसी के नाम से दूसरे से निकलवा लेगा कुछ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इन्फोर्समेंट डिसीजन जो है ये नाकाम रहेंगे आपके। और एफबीआर बेसिकली उनके लिए हैक्टिक जो है, बेसिकली अगर जो बेचारा एक टैक्स पेयर है जो लायबल नहीं था, आपने उसका गैस कनेक्शन कटवा दिया, बिजली कनेक्शन कटवा दिया, आप बेसिकली आपको रेवेन्यू आने के बजाय तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वो बेचारा आपके पास आएगा कि भाई मैं तो लायबल था नहीं, मेरी तो इनकम है ही नहीं इतनी कि मैं फाइल करूं। अच्छा, फिर मुझे एप्लीकेशन दो, मैं एप्लीकेशन दी, फिर कमिश्नर मानेगा, फिर उसको रीइंफोर्स करेगा, रिश्वत का बाजार गर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मौजूदा टैक्स पेयर के लिए इसमें क्या नुकसान है? जो ये ऑर्डिनेंस आया, कौन सा ऐसा कानून है जो टैक्स पेयर है, टैक्स लिस्ट में है, एटीएल में है, उसको क्या नुकसान है? जो एटीएल ने बेसिकली उससे कोई नुकसान नहीं, कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली जो एक लॉ अभी पास किया है कि उनको अपनी जो पेमेंट्स हैं, जो एक्सपेंडिचर की पेमेंट है, सर्टेन एक्सपेंडिचर की, वो 25,000 से ऊपर और साल में 2.5 लाख से ऊपर होती हैं, तो उनको डिजिटल मीन से करनी है। अब डिजिटल मीन की डेफिनेशन लॉ ने नहीं दी, लेकिन ये जनरल परसेप्शन जो है, जनरल इंटरप्रिटेशन जो है इसकी, डिजिटल मीन का मतलब है कि क्रॉस चेक भी शामिल नहीं है, पे ऑर्डर भी शामिल नहीं है इसके अंदर। यानी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है जो डिजिटल चैनल्स हैं उसके थ्रू, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और जो बेसिकली होते हैं, उनके थ्रू पेमेंट्स करनी होगी। और सिर्फ कंपनीज पे, ये इंडिविजुअल या पार्टनरशिप्स पे नहीं है, कंपनीज पे है। लेकिन कंपनीज एक ऐसा टैक्स पेयर है जो पहले ही कंप्लाइंट है। जो सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट टैक्स पेयर है वो कंपनी ही होता है। कंप्लाइंट टैक्स पेयर को आप मजबूर करें कि डिजिटल मीन के ऊपर आए। उनके सिस्टम्स अभी एक ऐसे नहीं हो सकते कि एक दिन के अंदर अंदर वो डिजिटाइज कर लें, अपनी पेमेंट्स को जो ऑनलाइन कर दें। उनके बैंकों के साथ सिस्टम है, अपने सिस्टम को बैंकों से अलाइन करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, चीज़ों को स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंट्रोल्स को नए तरीके से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको जो टैक्स पेयर है उसको इत्मीनान देना पड़ेगा। ये इतने सारे चैलेंजेस हैं जो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। तभी अभी एफबीआर ने भी इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई ये तो नामुमकिन है अभी इसको इंप्लीमेंट करवाना, तो अभी जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको ग्रेस पीरियड देंगे, इसको आगे से इंप्लीमेंट करवाएंगे। एससीसीपी है, सोशल सिक्योरिटीज है जी, ईओआई बी है, नादरा का इदारा है, इतने इदारे हैं जो एफबीआर के साथ लिंक में है। पहले भी कुछ इदारे हो चुके हैं, इसके बावजूद इनको नहीं है पता है एफबीआर को कौन सा टैक्स एबल है, कौन सी कंपनी टैक्स एबल है, कौन सा बंदा टैक्स एबल है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास। देखिए इन्फॉर्मेशन हो भी इनके पास, इन्फोर्समेंट के काम करना अगर सही तरीके से चाहें तो काम हो सकता है। बात यही है कि अपना काम डंप करें दूसरे के ऊपर। अब कंपनी को विद होल्डिंग एजेंट्स बनाया हुआ है, कंपनी दूसरों का टैक्स काट के आपको जमा करवा रही है। आपका टैक्स का 70-80% जो कलेक्शन हो रही है वो विद होल्डिंग से रिजीम से हो रही है। बाकी लार्ज सिस्टम से इसका आ जाती मतलब है, है आपको जो कैश में जो आ जाता है टैक्स, उसमें एफबीआर कुछ नहीं कर रहा कलेक्शन के कॉर्पोरेट लिए, सेक्टर से। दूसरे उनके लिए काम कर रहे हैं। एफबीआर कुछ नहीं कर रहा है। विद होल्डिंग रिजीम का मतलब है कि दूसरे आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे उसके लिए। यही जो है बेसिकली मैं समझता हूँ एफबीआर का फेलियर है कि उनको बेसिकली ये कलेक्शन कम से कम 40-50% फील्ड फॉर्मेशन करनी चाहिए। अगर बेहतरी की तरफ हमने आना है टैक्स निज़ाम में, टैक्स नेट को वाकई बढ़ाना है, तो सबसे बेहतरीन हल क्या है? देखें उसमें सबसे बड़ा कि आप सारी एजेंसीज के साथ डाटा चलें, नादरा के साथ डाटा शेयरिंग ठीक है, लेकिन सारा काम जो है एफबीआर को खुद करना चाहिए। जो एफबीआर की फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो जाएं और टैक्स नेट, जैसे आपने बात की जी ब्रॉडनिंग टैक्स जो इन्होंने जो है बनाया, बीटीबी बनाया उसको डायरेक्टरेट बना दिया, उसको डायरेक्टरेट को, उसके बावजूद कोई उसके परफॉर्मेंस देखने में नहीं मिली। बात ये उस डायरेक्टरेट को एम्पावर करें, अपना फोकस उसके ऊपर शिफ्ट करें और लॉज जो है बनाएं कि बेसिकली उसकी एम्पावरमेंट बेसिकली उस डायरेक्टरेट की हो और वो इफेक्टिवली जो है डायरेक्टरेट काम कर सके। ठीक है फैसल साहब, क्योंकि 1 मिनट है सिर्फ आपके पास। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट को कम करना होगा या जो पहले डाटा मौजूद है उन लोगों को पकड़ना चाहिए? आप क्या 1 मिनट? सर सबसे पहले तो आपको अपनी डाटा इंटीग्रेशन ठीक करनी होगी। आपके पास जितनी भी 20-30 पॉइंट्स पे डाटा कैप्चर होता है मुख्तलिफ एजेंसीज के पास, वो सबको इंटीग्रेट करना होगा और वो बीटीबी के पास लेके आना होगा। बीटीबी उसको एनालाइज करे और सबके पास लेके जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपने डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट की हुई है। इंडिविजुअल्स और एओपीज और कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा कंप्लायंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एफबीआर ने इंक्रीज की हुई है
कंपनीज के लिए, मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएं, तो दीज आर द मेजर्स कि आप ब्रॉडनिंग करनी है तो सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन करें, उसको एनालाइज करें, फिर लेके जाएं चीज़ों को आगे। ठीक है, तो फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम टाइम दिया। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये 15 मिनट हमने इस्लामाबाद में रिकॉर्डिंग की है, आप लाहौर जाएंगे, लाहौर से बाकी रिकॉर्डिंग होगी टैक्स और अवाम प्रोग्राम की। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं लाहौर में मौजूद हूँ, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन नागरा साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत जो सदारती आर्डिनेंस लेकर आई है और थर्ड पार्टी की खिदमात ले रही है, इससे टैक्स रेट को बढ़ाया जा सकता है? सवाल जो है वो बड़ा अहम है और मैं समझता हूँ कि उससे ये कि इस जो सदारती आर्डिनेंस है इसके मुतालिक हमारी क्या राय है। तो बाकी मैं सोचता हूँ कि ये अजीब सी बात लग रही है मुझे कि इस मौके पे इस सदारती आर्डिनेंस को देने की क्या ज़रूरत थी। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि अभी इसको फौरी तौर पे इस आर्डिनेंस को नाफिज करने की क्या ज़रूरत थी, या इसमें इसको फौरी तौर पे बजट के तकरीबन फ़ौरन बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद आपको इसको नाफिज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई थी। इसमें अभी तक इबहाम हैं बहुत सारे। सिर्फ एक चीज़ मुस्बत नज़र आई मुझे जो पूरे ऑर्डिनेंस में है, वो ये कि इन्होंने 111(4) में अमेंडमेंट कर दी। 111(4) को पब्लिक की डिमांड के ऊपर, जो हमारी पाकिस्तान टैक्स बार की डिमांड थी, उसके मुताबिक उसको अमेंड कर दिया और ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात थी। लेकिन अभी ये काम चल सकता था, उस सर्कुलर की जो सर्कुलर 5 था उसकी रोशनी में ये काम चल सकता था और उसकी रोशनी में जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स थे उनकी रोशनी में ये काम अभी चल सकता था। इसको फर्दर अगले साल जाके इसको अमेंड कर लिया जाता, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं उस अमेंडमेंट को। बहरहाल जो सदारती आर्डिनेंस इस वक्त नाफिज किया गया है उसकी हमें अभी तक समझ नहीं आई कि उसमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी। दूसरी बात, इसमें आपने फरमाया कि थर्ड पार्टी ऑडिट को कैसे देखते हैं आप, तो मैं ये समझता हूँ कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात अयूबी साहब यही है कि हमारी नीयतों का फुकदान अभी तक इतना ज़्यादा है कि उसमें बेहतरी नहीं ला सके, बावजूद हम कोशिश के। एक तो हम जो एक एतमाद की फ़ज़ा है टैक्स पेयर और FPR के दरमियान, वो नहीं ला सके। जिस दिन आप ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने में कामयाब हो गए, तो शायद आपको ये थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या फिफ्थ पार्टी ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हम जब आवाम को एक ट्रस्ट होगा, अब जो टैक्स पेयर को ट्रस्ट डेवलप होगा, तो शायद ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑडिट के मतलब ये है कि अगर ऑडिट आप समझते हैं कि ऑडिट की ज़रूरत है, तो वो उसका हम थर्ड पार्टी से भी करवा लें या डिपार्टमेंट खुद भी कर ले, तो वो एक जैसी बात ही होगी। आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, ये भी बताइएगा, अगर टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया जा सकता तो FBR को क्या करना चाहिए? क्या उसके BTB को मुतहरक होना चाहिए या और कुछ करना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? जहाँ तक यूबी साहब ब्रॉडनिंग की बात है, तो उस पर हमेशा से हमने बहुत से मुतालबात हुकूमत से किए हैं, FBR से किए हैं कि जी टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। अब आपके पास इतनी फील्ड फोर्स है, उससे काम लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन उससे कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सके। इसके लिए हमें कुछ मैकेनिज़म्स की ज़रूरत है। जिस तरह हमने ये कहा था, हमारा एक मुतालबा ये था कि जितने भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर इशू हों वापडा के या गैपको के या दीगर लेस्को के या दीगर वापडा के, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हों, उनके लिए ये शर्त आयद की जाए कि वो बंदा नेशनल टैक्स होल्डर पहले हो, नेशनल टैक्स नंबर होल्डर हो या फाइलर हो, तो फिर उसको कनेक्शन मिलेगा। तो इससे आपने देखा कि अमेंडमेंट हुई और उससे यकीनन बहुत से फ़ायदे हुए और बड़ा टैक्स पेयर बढ़े और एक अच्छी खासी तादाद टैक्स पेयर्स की उसमें शामिल हुई। इसके बाद जो हमने एक और मुतालबा किया था वो ये था कि ये जो जायदाद का लेन देन है,
जितनी भी ये जो गैर मनकूला जायदाद है, जब इसका लेन देन किया जाता है तो इसके लिए ज़रूरी कर दिया जाए कि ख़रीदने वाला या बेचने वाला दोनों ही टैक्स नेशनल टैक्स नंबर होल्डर हों या फाइलर हों। इसका एक मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया जाए। अब हम उनके लिए बैठने के लिए तैयार हैं और उसमें यकीनन आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि हज़ारों की तादाद में आपको टैक्स पेयर नहीं मिलेंगे और इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत से लोग अभी तक जो हमारी जायदाद का लेन देन करते हैं वो बिल्कुल टैक्स देने से कतराते भी हैं और इससे नाबल्द भी हैं। इसमें हमने एक और मुतालबा किया था यहाँ पे कि जो जायदाद का लेन देन करेंगे जहाँ पे उसमें टैक्स पेयर से हम टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा उसमें कुछ परसेंटेज हम दे सकते हैं ताकि उसको ज़्यादा प्रोब ना किया जाए और उस इन्वेस्टमेंट को लीगलाइज कर लिया जाए। तो इससे भी यकीनन बहुत ब्रॉडनिंग होगी और बहुत ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ेगा। इस तरह के छोटे छोटे काम अभी होने बहुत से बाकी हैं और उस पर हमें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। और इसमें मैं सिर्फ आखिर में यही बात करूँगा कि जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक हम खुलूस नीयत के साथ इन सारे मामलात को नहीं देखेंगे, ये शायद इस कदर जल्दी इम्प्रूवमेंट होना इतना आसान नहीं हो। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जमील अख्तर बेग साहब। आप सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। जमील अख्तर बेग साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, जो हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आई है, क्या इससे टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है? आप बाद नज़र में इसको किस तरह देख रहे हैं? ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत अवाम के साथ ट्रिक्स खेलती है, मार्केटिंग करती है, मजाक करती है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जो रिटर्न नहीं फाइल करेगा उसका बिजली पानी बंद कर देंगे, बोलना चालना बंद कर देंगे, सांस लेना भी बंद कर दें। ये कौन से ये कवानीन मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। इस तरह की धमकी आमेज़ कानून पास किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ऑर्डिनेंस की शक्ल में। और FBR की सिस्टम से ज़रीफ़ी ये है कि वो अपना काम कर नहीं रहा और ये काम भी उसने नाज़रा के ज़िम्मे लगा दिया और आप खुद एक्शन लेने के लिए बैठ गया हुआ है। इससे थोड़ा बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये जनरल पब्लिक के इल्म के लिए मैं यहाँ गुज़ार कर दूँ कि पहले भी FBR के पास कौन सी पावर नहीं है, वो क्यों नहीं रिटर्न ले सकता। जिसको चाहे वो रिटर्न का नोटिस भेज सकता है। किसी आम शहरी को वो नोटिस भेज दे 114 का, उसके लिए पाबंदी है कि वो रिटर्न फाइल करे। रिटर्न फाइल अगर नहीं कोई करता उसके लिए पेनल्टी मौजूद है, 122 का सेक्शन मौजूद है, 121 का सेक्शन मौजूद है, 122(5)(a) का सेक्शन मौजूद है, प्रोसिक्यूशन है, रिकवरी है, अपील्स है, सारा कुछ मौजूद है। तो फिर ये नया ऑर्डिनेंस लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये सिर्फ आवाम को प्रेशराइज करने के लिए और हकीकत में एक मार्केटिंग ट्रिक है। जनरल पब्लिक में ये इमेज जाएगा, नेगेटिव इमेज बनाया जा रहा है कि जी ये हम बिजली पानी बंद। किस मुल्क में आज तक इस तरह का कानून चला है? और ये अफसोस की बात है कि इनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है कि बिजली पानी का कनेक्शन किसके नाम होता है, टैक्स पेयर कौन होता है जिसके नाम टैक्स पे। यहाँ पे तो बेशुमार ऐसी मिसाल मौजूद है कि जिनके नाम बिजली पानी के कनेक्शन है वो इंतकाल कर चुके हुए, आगे सक्सेशन नहीं गया, आगे कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुए। किसका बिजली पानी आप बंद करेंगे? बंद कर दें। ये नया करप्शन का रास्ता खोल दें। आप बिजली पानी उसके बंद कर देंगे, बिजली पानी चलते रहेगा, आपको बिल नहीं मिलेंगे। ये आप लेके जा रहे हैं आवाम को। ये हुकूमत ऐसे बदबख्तों की हुकूमत है जो आवाम को एजिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, सिविल वार की तरफ लेके जा रही है। इनको ये शऊर नहीं है कि हम आवाम के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। महंगाई के लिए पहले मरे में, डॉलर कल 172 पे चले जाए, शर्म नहीं आती है इनको कि डॉलर कहाँ जा रहा है। और डॉलर के साथ कमेंसरेट कर दें तनख्वाहें लोगों की, उनकी इनकम। क्या पॉसिबल है इसका? वहाँ सोए हुए हैं, यहाँ पे आवाम को धमकियाँ प्रेशराइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आवाम उठेंगे और फिर इनको याद आ जाएगा कि ये कुर्सियाँ किस किस्म की होती हैं और कितनी नशे में होती हैं। जमील अख्तर साहब, ये भी बताइएगा, अगर टैक्स नेट को बढ़ाना है तो हुकूमत को क्या इकदाम करने पड़ेंगे? ये आवाम खुद
टैक्स अदा करते हैं, खुद टैक्स नेट में आते हैं, खुद ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं। FBI ने एक जोन बनाया था ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब FBI चाहता नहीं है कि टैक्स नेट बढ़े। अवाम चाहती है, पब्लिक चाहती है कि टैक्स नेट बढ़े, वो टैक्स दें। जिनकी डिज़र्विंग पीपल हैं उनको पैसा मिले, डेवलपमेंट हो। ये आपके गोश गुजार कर दूँ, बल्कि तवज्जो ड्रा कराना चाहूँगा कि ये जो टैक्स होता है ये कास्ट ऑफ सिविलाइजेशन होती है। किसी मुआशरे में जब सिविलाइजेशन जितनी होती जाएगी उतना टैक्स नेट बढ़ता जाएगा। कोई ऐसा बंदा बता दें जिसको FBR ने कहा हो कि आप टैक्स नेट में आए और टैक्स दें। लोग खुद आते हैं, खुद रिटर्न जमा करवाते हैं। FBR तो प्रॉब्लम पैदा करता है, मसाइल पैदा करता है, मुश्किलात पैदा करता है, डेटर्स पैदा करता है। और ये ब्यूरोक्रेसी का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने पूरे मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया हुआ है। जिनको ये शऊर ही नहीं है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसा कंजीनियल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इनको सिर्फ अपनी तनख्वाहों से गर्ज है, अपनी प्रमोशन से गर्ज है। आज जो मेंबर बैठा है वो कल नहीं होगा, वो आज अपनी सर्विस कुट के, नौकरी कुट के चला जाएगा। आज चेयरमैन जो बैठा है वो आकड़ के बैठा हुआ है, कल वो नहीं होगा। आवाम को क्या मिला है? आवाम को सवाए इसके कि मिजरेबल कंडीशन होती जा रही है। ये FBR को, हुकूमत को सोचना चाहिए कि FBR की परफॉर्मेंस किस तरह बनाई जा सकती है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि यहाँ प्रोफेशनल लोग लेके आए, कॉम्पिटेंट लोग लेके आए, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ से उखाड़ बिछाड़ कर दें। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, लॉयर्स हों, जो टैक्स को भी समझें, लॉ को समझें और लोगों से इन्फोर्समेंट करवाएं। इनको बारों को साथ इन्वॉल्व करें। बार आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। किसको हेल्प करने के तैयार है? स्टेट को हेल्प करने के लिए तैयार है, आवाम को हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि टैक्स कंसल्टेंट्स कितना लोगों को परसुएट करते हैं, कितना लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप टैक्स जमा कराएं, रिटर्न फाइल करें। FBR का काम यह है कि लोगों को ये भगाता रहता है, लोगों को थ्रेट करता है, डेटर्स पैदा करता है, लोग भाग जाते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते। कवानीन इनके ऐसे हैं, पॉलिसीज़ ऐसी इनकी हैं, कवानीन में अमेंडमेंट इस तरह की जाती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये वाहिद मुल्क है, अजीब मुल्क है जिसमें FBR कवानीन फाइनेंस एक्ट लिखता है। शर्म का मुकाम है। ये लॉयर्स का काम है, लीगल माइंडेड का लोगों का काम है। ये पार्लियामेंट का प्रोग्रेटिव है कि वो कानून बनाए, कानून लिखे। यहाँ पे FBR का एक आम आदमी जिसको अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती वो कवानीन लिख रहा होता है। यहाँ कानून पास हो जाते हैं उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, वहाँ टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं। उसकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये फिर सर्कुलर इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये कानून है। कानून में तो एरर फ्री होता है, कानून पे तो कॉमे और फुल स्टॉप और हैफन पे भी बहस होती है, उसका कोई मतलब होता है। यहाँ इनको तमीज़ ही नहीं है लिखने की, अंग्रेज़ी लिखने की तमीज़ नहीं है, लीगल माइंडेड ही नहीं है। तो ये FBR को रीहैश करने की ज़रूरत है। FBR को वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को निकाल के प्रोफेशनल लाने की ज़रूरत। जब तक ये नहीं होगा, आपकी ये 20-30 साल से हम भी सुन रहे हैं कि ब्रॉडनिंग करें, टैक्स नेट बढ़ाएं, ये करें, वो, अभी तक तो नहीं हुआ। 30-25 करोड़ आवाम है, उसमें 25 लाख रिटर्नें फाइल होती हैं, उसमें 15-20 लाख वो रिटर्न है जो नील रिटर्न है, जो पेंशनर्स हैं, जो सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, जो फाइलर की होने के लिए करते हैं। टैक्स क्या मिलता है आवाम को? कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि FBR को, हुकूमत को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए, FBR को रीएस्टेब्लिश करें, उनमें प्रोफेशनल लोग लेके आएँ और फिर देखें आपका रेवेन्यू कहाँ जाता है। और लोग विलफुली टैक्स देंगे और विलफुली लोग फिर मुहासबा भी करेंगे कि टैक्स खर्च कहाँ हुआ। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। काशिफ अनवर साहब, जो हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आई है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस दिया है, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे तमाम चीज़ें असेंबली के थ्रू आनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस दिया भी है तो मेरी ज़ाती राय में कि अगर डॉक्यूमेंटेशन हम करना चाह रहे हैं तो हमारे सिस्टम्स इतने अपग्रेड हैं, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ तमाम डिपार्टमेंट्स के राब्ते हैं, तो ये शायद डिजिटलाइजेशन को गवर्नमेंट ने हम पे अप्लाई करने की कोशिश की है। तो मेरी ज़ाती राय में शायद इससे काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमें बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हम डॉक्यूमेंटेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि सब टैक्स नेट के अंदर आएँ, तमाम लोगों को टैक्स देना चाहिए, लेकिन अगर आप फाइन्स लगा देंगे, पेनल्टीज़ लगा देंगे, सज़ाएँ बढ़ा देंगे, अगर आप ये कहेंगे कि अब आपसे हम कंपनीज़ के लिए चेक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या चेक और पे ऑर्डर एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है? हमें उन सब को डिजिटल मींस के थ्रू अपनी तमाम पेमेंट्स को करना है। तो ठीक है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने ये अपने सिस्टम को हमने 1 महीने के अंदर चेंज कर देना है, तो शायद मेरी ज़ाती राय में ऐसा नहीं हो सकेगा। और देखें, हम जहाँ तक ये बात करते हैं कि आसानियाँ पैदा करें, फ़ाइन्स को कम करें, तो इंडिविजुअल के लिए भी फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है, कंपनीज़ के लिए भी फ़ाइन्स को बढ़ा दिया गया है, उनकी लिमिट्स को 10,000 कर दिया गया है, 50,000 रुपया कर दिया गया है। ऐसे तमाम जो हम टियर 1 की बात कर रहे थे, हम तो पहले ये बात कर रहे थे कि ऐसी तमाम दुकानदार जिनकी जो जगह है वो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, आप उसको आप कहते हैं कि जी उसने टियर 1 में नहीं आना, और जिसकी 1,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है वो टियर 1 में आएगा। तो हम तो ये शोर मचा रहे थे कि एरिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है पीओएस इंटीग्रेशन से। तो अब तो कानून में ये आया है कि आप किसी को भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो देखें, सब कुछ, फिर मैं कहता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सब नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन फिर उस तरह से तालीम भी देनी चाहिए, उस तरह से बाकी वसाइल भी होने चाहिए। क्या एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़ेंगे? क्या आपको वहाँ पर अगर आप किसी रिटेलर को, छोटे रिटेलर को कहते हैं कि हमने आपको पीएस इंटीग्रेट करना है, तो क्या उसे एक वहाँ पर इंचार्ज वहाँ पर नहीं बैठाना पड़ेगा? तो मेरा ख्याल है कि और भी तरीके थे जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन बढ़ सकती थी, जिसकी वजह से टैक्स नेट बढ़ सकता था, लेकिन शायद ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने तो हर चीज़ पे फ़ाइन्स लगा दिए हैं, पेनल्टीज़ लगा दी हैं, सज़ाएँ लगा दी हैं। ऐसे तमाम सर्विसमैन, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, भाई वो अपने ATL पे नहीं होंगे तो उन पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे उनके बिजली के बिलों के ऊपर। तमाम ऐसे लोग जो पीओएस इंटीग्रेट में जिन्होंने आना है वो अपने आप को नहीं करेंगे, तो उनके बिजली के बिलों में भी 17% तक ऐड हो जाएगा। तो शायद इस पे सख्तियाँ और ज़्यादा हो गई हैं, सख्तियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी, और मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए मुश्किलात इससे ज़्यादा खड़ी होंगी। काशिफ साहब, ये बताइएगा टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए फिर क्या इकदाम करने पड़ेंगे? देखें, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है टैक्स को देना, और ये बिल्कुल गलत बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी और जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, वो नेट के अंदर नहीं आना चाहते, वो टैक्स नहीं देना चाहते, और वो शायद ब्लैकमेल करते हैं और कुछ ऐसे सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। तो देखें, एक तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रस्ट का फैक्टर है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो बेजा इख्तियारात हैं डिपार्टमेंट्स के उनको कम किए जाएं, टैक्स पेयर की सुनवाई हो। लेकिन अगर आप हर जगह पे टैक्स पेयर को ही मुश्किल में डालेंगे, टैक्स पेयर के लिए ही आप प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, ऑडिट्स, फाइन्स, पेनल्टीज़, अटैचमेंट्स, रिपोर्टिंग्स, स्टेटमेंट्स, अगर ये सारी चीज़ें टैक्स पेयर्स के लिए होंगी तो शायद टैक्स नेट उस तरह से नहीं बढ़ेगा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हें इज़्ज़त दें, उनको जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करें। लेकिन ऐसे कवानीन अगर बनेंगे कि हम सबको एक जगह पर ही रखेंगे, देखें ये भी हो सकता है कि कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, मजबूरी की वजह से, अब भी अगर हम ये देख लें
कि जो डेट की एक्सटेंशन की बात हो रही है या हम कह रहे हैं कि इसमें बेहतरी लाएं, तो एफबीआर का सिस्टम भी ख़राब था, लॉकडाउन्स भी थे, कोरोना भी था, बहुत से नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आसानी मांग रहे हैं। तो अब जो शख्स नहीं करेगा उसको 1,000 रुपया रोज़ का जुर्माना होगा, उसके लिए जो जो आपकी पेनल्टी और सरचार्ज की अमाउंट है उसको भी डबल कर दिया गया है। तो अगर हम अगर बढ़ाते जाएंगे सिर्फ फाइन्स और पेनल्टीज़ को, तो शायद इस तरह से नहीं होगा। हमें इस तरफ देखना है कि अगर हम ये कहेंगे कि दूसरे एंड पे बैठ के कि जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है या जितने ताजर हैं वो सारे ही गलत बयानी करते हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। हमें उन लोगों को उनको मिसाल बनाना होगा, उनके लिए उनको डिफ्रेंशिएट करके उनके लिए कुछ तो हमें डिफरेंट करना होगा कि लोग उन्हें देखकर टैक्स नेट के अंदर आएँ। अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि हमने सिर्फ स्टिक पकड़नी है और हमने कैरेट नहीं लेनी, तो शायद टैक्स नेट ना बढ़ सके। काशिफ अनवर साहब, हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हर दफ़ा कोई ना कोई कोशिशें करती है, लेकिन ताजिर बरादरी और चैम्बर्स मिलकर हुकूमत के साथ किस तरह टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं, आप क्या तजवीज़ देंगे? ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि टैक्स नेट को बढ़ाने में हम हुकूमत का साथ दें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत जो इक़दाम ले रही है वो गलत ले रही है, लेकिन शायद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद हुकूमत उन इक़दामात को लेने में थोड़ी सी जल्दी कर रही है। और हुकूमत ने जो हम आसानियाँ मांग रहे थे और जो हम कह रहे थे कि स्टेक होल्डर्स के साथ आप कंसल्ट करके आप इन तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, शायद उस तरह से नहीं हो रहा। पॉलिसीज़ पहले दे दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है और उसके बाद कंसल्टेशन की जाती है। तो देखें बहुत से अबहाम रह जाते हैं। चैम्बर्स, फेडरेशंस, एसोसिएशंस ये तभी अपने मेंबर्स को कन्विंस कर सकती हैं अगर उनको ऑन बोर्ड लिया गया हो। अगर आप ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे तो फिर चैम्बर्स क्या करेंगी, एसोसिएशंस क्या करेंगी, फेडरेशन क्या करेगी। तो हम सबको जी मिलकर टैक्स नेट के अंदर आना है। लेकिन अगर हम सिर्फ, फिर वही बात है कि हम अगर सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए लेकर आएंगे, हम सिर्फ मुश्किलात पैदा करेंगे टैक्स पेयर्स के लिए, तो शायद इस तरह से नहीं होगा। अगर हमें तो ऐसे शख्स को कन्विंस करना है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आता कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, लेकिन हम उसको शायद कन्विंस नहीं कर रहे, हम उसको भगा रहे हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अब टैक्स नेट के अंदर आए बगैर गुजारा नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, जितनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स के पास है, जितने डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेट हो चुके हैं और आपस में अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं, तो शायद बचना अब बहुत मुश्किल है। तो अब तो चैम्बर्स और फेडरेशंस को अपने तमाम मेंबर्स को ये कन्विंस करना चाहिए और इस बारे में उन्हें आगाही देनी चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए कि अब टैक्स नेट में आए बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये ज़रूर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अपने हाथ को ज़रा सा हल्का रखें। अगर आप इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन की बजाय अगर हम अपने डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे तो शायद हम डी ट्रैक हो रहे हैं। हमारा ट्रैक तो ये था कि हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डिजिटलाइजेशन को हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन हम अब पहले डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन को हम बाद में ला रहे हैं। तो मिलजुल कर अगर हम करेंगे तो हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं एहसन विरक साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं शेखुपुरा टैक्स बार एसोसिएशन के। एहसन विरक साहब, ये बताइएगा, जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत जब बजट पेश करती है तो उस पर बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन बजट के बाद ये तीसरा सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है, आप किस तरह देखते हैं इसको? हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स लॉस 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 सितंबर के अंदर जारी किया है। जो सबसे पहली गुजारिश मैं इस पर करना चाहूँगा कि अभी जून के अंदर बजट पास हुआ जिसके ऊपर पूरा साल गौर व खोज होता है और उसके मुताबिक टैक्स लाज में तरामीम तजवीज़ की जाती हैं, तो उसके फ़ौरन बाद 1.5-2 माह बाद दोबारा तरामीम करना ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है और इससे टैक्स पेयर्स के एतमाद को भी ठेस पहुंचती है। जिन्होंने अपनी टैक्स पॉलिसीज़, टैक्स रेवेन्यूज़ चीज़ें सारी प्लानिंग की होती है, तो वो बार बार के कवानीन तरामीम से उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहिए।
लेकिन बहरहाल जो तरमीम उन्होंने उसके अंदर की, उसके अंदर एक जो बहुत अहम तरमीम उन्होंने की वो है सेक्शन 114B इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसके अंदर FBR को ये पावर दी गई कि जो लोग आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का उसके नोटिस का रिस्पांस नहीं करते तो FBR उनके बिजली गैस के जो कनेक्शंस हैं वो डिस्कनेक्ट कर सकता है। मेरी हम्बल ओपिनियन में जबकि FBR को ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसकी जो एफिशिएंसी वो अप टू मार्क नहीं है, उसके जो डिसीजंस हैं जो अप टू मार्क नहीं है, वहाँ पे जो इंटेंशंस के प्रॉब्लम है कि लोग तंग करने के लिए टैक्स लॉज का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे FBR को ऐसी बहुत मेजर पावर दे देना कि वो जिसका मर्ज़ी चाहे बिजली गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा सके, तो ये मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर एक अनारकी का बायस बनेगा, जिसको बहुत केयरफुली देखना चाहिए। अगर बोर्ड को ये ज़रूरी था भी तो इसकी पावर को एटलीस्ट चीफ कमिश्नर या बोर्ड, कम से कम बोर्ड के पास वो पावर रखते कि जिसकी इजाज़त से ये लॉ एनफोर्स हो। अदरवाइज़ तो जो DC लेवल पे या निचले सतह पे इस पावर के मिसयूज़ होने का बहुत ज़्यादा खदशा है, क्योंकि आपने जब डिस्कनेक्शन करवानी है बहाल भी तब होना है जब FBR के ऑफिसर से दोबारा आप लेटर लेके आएंगे, तो लेटर वहाँ पे तो बग़ैर रिश्वत के मिलना नहीं, लेटर वहाँ पे बग़ैर वक्त ज़ाया किए 10-10 दिन ऑफिसर छुट्टी चले जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गैप क्रिएट हो जाएगा। इसको बहुत हम्बल देखने की ज़रूरत है ताकि इस सेक्शन का मिसयूज़ ना हो। दूसरा, इसी के रेफरेंस एक बहुत बड़ा इशू देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो 90% कनेक्शन हैं बिजली और गैस के, वो किसी और के नाम है, उसके ऊपर कंज्यूमर यूज़ कोई और कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ बिक जाती हैं या इनहेरेंट्स में मिलती हैं या किसी दीगर तरीके से, तो मीटर और के नाम होता है, यूज़र कोई होता है। तो बिजली गैस के जो हमारे लॉज है पाकिस्तान में एप्लीकेबल, उनके अंदर कंज्यूमर का ID कार्ड प्रिंट होने की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसका टाइटल चेंज करवाते हैं तो नया मीटर, नया गैस कनेक्शन या बिजली का मीटर लेने से ज़्यादा पैसे उसकी ट्रांसफ़र पे लग जाते हैं, जो कि फिजिबल नहीं है। तो उसके ऊपर भी FBR को जब भी ऐसी कोई तरमीम करे तो लेस्को को, वापडा को और सुई नादरन वगैरह को साथ लेके उसके ऊपर उनकी कंसेंट, उनके जो प्रॉब्लम्स और उनके टैक्स लॉज को भी अकॉर्डिंगली अमेंड करने के बाद उसको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। और कंज्यूमर के CNAC की ऑप्शन बिजली गैस के बिल पे लाजमी होनी चाहिए, और वो बंदा ही उसको पे करे, वो बंदा ही उसके टैक्स को या उसके एक्सपेंस को क्लेम करे, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हसन बिरक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, टैक्स रेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत को खौफ और रास फैलाने की बजाय टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा और ताजिर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना पड़ेगा ताकि टैक्स नेट भी बढ़े और टैक्स अदा भी पूरे हों। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।